हाँ जी, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अपन अपने प्लानर में आगे बढ़ रहे थे एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डीटी का प्लानर फॉर दी अपकमिंग सीए फाइनल सितंबर 25 अटेम्प्ट। जो मैंने आपके साथ क्रिस्प प्लानर शेयर किया था, उस क्रिस्प प्लानर में मैंने आपको बताया था कि आप अपने 3 होल रिविजन्स कर सकते हो फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब अपन अपने डीटी में देख लेते हैं कि डीटी में अपन को कैसे टॉपिक वाइज अपना प्लान करना है, ताकि हम पूरा अच्छे से अपने कोर्स को रिवाइज कर पाए। कितनी बार? 3 बार। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें वही मेरी छोटी सी 2 अजम्पशंस हैं। पहली तो यही कि आपने क्लासेस पहले ले लिए एंड आप अब सिर्फ अपने रिवीजन करने के लिए बैठे हैं एंड आप अपने डेली के इफेक्टिव स्टडी आवर्स देने वाले हैं अराउंड 10 आवर्स के। ठीक है। सो ये अपनी 2 अजम्पशंस हैं एंड इसी अजम्पशंस के बेसिस पे हम अपने रिवीजन अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अपने टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। आईबीएस को अभी मैं साइड में रखी हूँ, आईबीएस के लिए मैं बिल्कुल एंड में आपके साथ बात करूंगी। ठीक है। टोटल टाइम अपने पास कितना है? 110 दिन का। ये उसी के अकॉर्डिंग अपना जो क्विज प्लानर था ना, उसी के अकॉर्डिंग ये डेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड अपने अपन ने उसमें डीटी में कितना टाइम दिया था? 31 डेज का, यानी अराउंड अपन ने पूरा 1 महीना दिया है डीटी के लिए, जिसमें हम अपने डीटी के कितने रिविजन करेंगे? 3 रिविजन्स करेंगे। ठीक है। तो ये अपना पूरा बाइफरकेटेड है। यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन में 15 डेज, सेकेंड रिवीजन में 10 डेज एंड थर्ड रिवीजन में 6 डेज। एंड उसके बेसिस पे आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा जितना भी डीटी का कोर्स है आपका, जितना भी आपका डीटी का कोर्स है वो पूरा का पूरा इसमें बाइफरकेटेड है। ठीक है। तो अब अपन इसको शुरुआत करते हैं। मैं पहले आपको फर्स्ट रिवीजन के बारे में बता देती हूँ। सो अपने टॉपिक्स आ गए यहाँ पे। सबसे पहले क्या है? अपना बेसिक्स वाला टॉपिक। अब देखो यहाँ पे भी वही सेम बात है कि मैंने जिस क्रोनोलॉजी में बनाया वही सेम पैटर्न पे है कि पहले तो थोड़ा सा बेसिक्स जो अपना टेक्स्ट का होता है वो जान लो। उसके बाद जो इसके एकदम डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स हैं, जैसे अपना एनआर टैक्सेशन हो गया एंड अपना थोड़ा सा पीजीबीपी का पोर्शन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, उनको मैंने पहले रखा है। एंड देन फिर मैं इजी इजी टॉपिक्स पे जो थोड़े से अपने असेसमेंट प्रोसीजर वाले, जिसमें से कुछ अपने 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं रिगार्डिंग द टाइमलाइंस एंड अपने बिल्कुल जो वो थ्योरी वाले क्वेश्चन है जिनसे आए आए नहीं आए वाले जो टाइप के रहते हैं, जो मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन हो गया, टेक्स्ट ट्रीटीज हो गया, उनको मैंने एकदम लास्ट में रखा है। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो कि भाई पहले अपन ने डिफिकल्ट टॉपिक्स को निपटा लिया एंड उसके बाद जो भी अपने इजी टॉपिक्स बचे उन्हें बचे हुए टाइम में पूरा कर लो। ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेसिक्स अपन समझना शुरू करेंगे कि भाई क्या है। तो पहले बेसिक्स को समझा, उसमें अपन 3 आवर्स देंगे। बेसिक्स में अपने क्या क्या है? बेसिक्स जो अपन के पूरी कंपनी में क्या होता है, एलएलपी में क्या होता है, वो सारा लिखा हुआ होगा। एंड उसके साथ साथ अपने ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम जो अपन ने पढ़े हैं, 115 बी बी ए बी बी ए सी बी ए डी बी ए ई, जो अपने कॉर्पोरेट सोसाइटीज के लिए होता है, इंडिविजुअल्स के लिए होता है, कंपनीज के लिए होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए होता है, वो सारा का सारा आप पढ़ लोगे 3 आवर्स में। देखो उसमें ज्यादा कुछ ना, सिर्फ बहुत ही डिफिकल्ट भी नहीं है। जो अपने ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम्स है उनमें ऑलमोस्ट आप देखोगे सेम सिमिलर पॉइंट्स से चल रहे हैं, सिमिलर सी रेट्स है एंड उसमें अगर कुछ एक्सेप्शन भी तो वो सिमिलर सिमिलर से है, तो उसको पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन आगे चलते हैं। पीजीबीपी एंड आईसीडीएस, इसमें आप 10 आवर्स दे सकते हो आराम से। आपका पीजीबीपी थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, बट स्टिल अगर आप उसमें 10 आवर्स दोगे तो आप पूरे पीजीबीपी को आराम से कवर कर लोगे अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। ठीक है। फिर आगे अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन में जो अपने 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पहले कर लो। जैसे नॉन रेसिडेंट एंड एनआरआई टैक्सेशन हो गया, उससे 15 आवर्स, यानी आप अराउंड 1.5 दिन दोगे तो आपका आराम से, क्योंकि उसमें बहुत सारी रेट्स होती है, आपको ध्यान रखो इसके लिए क्या है। तो उसके लिए अगर आप 1.5 दिन दे रहे हो यानी 15 आवर्स दे रहे हो तो वो मोर देन सफिशियंट है। देन आ गया अपना डीटी डबल ए। डीटी डबल ए के लिए आप दे सकते हो 6 आवर्स, क्योंकि उसमें भी कई सारे पॉइंट्स रहते हैं, तो आप 6 आवर्स दोगे दैट इज सफिशियंट। देन आ गया अपना ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में 10 आवर्स, क्योंकि उसमें अपने कई सारे मेथड भी होते हैं। वो कप मेथड होता है, एक टीएमएन मेथड होता है, तो इसके लिए अगर आप 10 आवर्स दे रहे हो तो वो अच्छा बात है। देन आ गया अपना इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी में अपने 2 टाइप के होते हैं, एक 6% वाला, एक 2% वाला, तो उसके लिए आप 5 आवर्स दे सकते हो। देन आ गया अपने कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में तो अभी नए नए चेंजेस भी आए हैं जो अपने जुलाई 24 में आए थे। जो अपना बीच में एक बजट आया था उसकी वजह से अपने कैपिटल गेन में कई सारे चेंजेस आए थे, तो इसके लिए अगर आप 6-7 आवर्स दे रहे हो तो वो एकदम परफेक्ट है। बिकॉज देखो वो एकदम रिसेंट चेंजेस आए थे, नवंबर 24 में वो एप्लीकेबल नहीं थे तो तब तो नहीं पूछे, लेकिन मई 25 के लिए, सितंबर 25 एंड ऑनवर्ड अटेम्प्ट्स के लिए तो एप्लीकेबल है। तो आपको भी इसे अच्छे से करके जाना चाहिए।
देन आ गया अपना लिक्विडेशन, बायबैक, अमालगमेशन एंड डीमर्जर। ये एकदम छोटे छोटे से टॉपिक्स है, इनमें आप 5 आवर्स दोगे दैट इज सफिशिएंट। देन आ गया फिर अपने छोटे और टॉपिक्स आ गए, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। देखो ये 3 टॉपिक्स हैं, छोटे तो है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको ऐसे नहीं कि छोटा है तो छोड़ दे देंगे, छोड़ना नहीं है, 4 आवर्स देके इसे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर आ गया अपना मैटर ईएमटी। देखो इसमें मैथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईएमटी इतना नहीं, बिकॉज आपका जो एक पहला क्वेश्चन आता है जो पीजीईपी से आता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन दे रखे होते हैं, वो कंपनी से आता है, कंपनी पे मैट एप्लीकेबल होता है, तो मैट आप बहुत अच्छे से करना है। एएमटी को थोड़ा आप एक लेवल का भी कर लोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, तो 6 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। देन आ गया अपना ट्रस्ट। ट्रस्ट से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसके लिए आपको 8 आवर्स देने चाहिए, बिकॉज ट्रस्ट में इतना सब कुछ लिखा हुआ है कि उसमें एग्जिट टैक्स भी होता है अपना, तो उसे आप 8 आवर्स दोगे तभी जाकर के आपको वो पूरा समझ में आएगा। देन एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस एंड बीडीए। बीडीए क्या है अपना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, इस पे भी टैक्सेशन लगता है, इस पे भी टीडीएस आता है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप 8 आवर्स दे सकते हो, बिकॉज इसमें इतनी सारी रेट्स होती है, इतने सारे सेक्शंस होते हैं, इतने सारे इसके एक्सेप्शंस होते हैं, तो इसके लिए आपको 8 आवर्स देके एक बार समझना होगा, एंड आपको रेट पे फोकस करना होगा और उससे क्या क्या एक्सेप्शंस है उसमें भी फोकस करना होगा, ठीक है। देन आ गया अपना पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल ट्रस्ट फॉर्म, एलएलपी, एओपी। ये एकदम छोटे छोटे से टॉपिक्स है, इनको आप फर्स्ट टाइम में 4 आवर्स दे सकते हो। देखो जनरली क्वेश्चन आना होता है नहीं आना होता, थोड़ा सा इनमें से डाइसी रहता है, जैसे मेरे अटेम्प्ट में आ गया था इलेक्टोरल ट्रस्ट से क्वेश्चन, बट आना होता है आ भी जाता है, नहीं आना होता नहीं भी आता, तो इस टाइप का रहता है। तो फिर भी आप अगर 4 आवर्स दोगे तो आपको कम से कम श्योरिटी रहेगी कि हाँ मैंने टॉपिक पढ़ लिया था, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। फिर आगे अपने डिडक्शन, सारे डिडक्शन के आप 10 आवर्स दे सकते हो, बिकॉज डिडक्शन में भी सेम वही चीज है, इतने सारे सेक्शन गिवन है, उसके अलग अलग आपके पास लिमिट्स गिवन है, तो वो सब आपको ध्यान में रखनी होगी, तो आपको 10 आवर्स लगा के यानी पूरा एक दिन लगा करके उसको प्रॉपरली करना होगा। देन आ गया अपना गार। गार से हमेशा क्वेश्चन आते ही, तो उसको तो बिल्कुल छोड़ के जाना ही नहीं है, एंड 5 आवर्स ज्यादा टाइम नहीं लेगा गार आपका, आपको 5 आवर्स दे करके उसे प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीट करना है। देन अगर अपने वही मैं आपको कहती थी ना, असेसमेंट प्रोसीजर्स में थोड़ी सी टाइमलाइंस वगैरह पूछ लेते हैं, असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, अपील्स एंड रिवीजन हो गया, तो इसमें आप स्टार्टिंग में अगर 7 आवर्स एंड अपील्स एंड रिवीजन पे 5 आवर्स दोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, बिकॉज ये वाले चैप्टर थोड़ा सा बड़ा रहता है असेसमेंट प्रोसीजर वाला, उसमें इतना सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो सब एक बार पढ़ने के लिए समझने के लिए आपको 7 आवर्स देने ही होंगे। देन आ गया अपना अदर सोर्सेज, डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड वाले सेक्शंस, इसके लिए 5 आवर्स दे सकते हो, बिकॉज ये जनरली इसमें जो कंटेंट है ना वो कहीं ना कहीं आपके इंटर से एट पार ही है, थोड़े से एक दो टॉपिक से एक्स्ट्रा, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, तो आप ऐसे एक बार 5 आवर्स दोगे दैट इज सफिशिएंट। फिर आ गया अपना ब्लैक मनी एक्ट। ब्लैक मनी एक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको करना है अच्छे से, एंड ज्यादा टाइम भी नहीं लेने वाला है, तो इसको आप 3 आवर्स दोगे दैट इज सफिशिएंट। फिर आ गया अपना क्लबिंग ऑफ इनकम। देखो अभी क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट मतलब आप ऐसे कह सकते हो 95% बिल्कुल सेम एज इंटर है, तो इसमें आप थोड़ा सा भी टाइम दोगे ना तो आपका ये आराम से ब्रशअप हो जाएगा, तो इसमें आप 2 आवर्स एंड 2 आवर्स यानी टोटल में 4 आवर्स दोगे दैट इज सफिशिएंट। फिर आ गया अपना टैक्स ऑडिट, ये एक नया टॉपिक है एंड इससे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको 5 आवर्स देने चाहिए एंड इसे अच्छे से कर लेना चाहिए। वैसे तो आपको मतलब ऑलमोस्ट आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने आर्टिकलशिप करी भी है, तो आर्टिकलशिप में कहीं ना कहीं आप लोग का काम टैक्स ऑडिट से भी पढ़ा ही होगा, तो उसमें जो मेजर मेजर आपके क्लॉजेस होते हैं वो तो बच्चों को याद रह जाते हैं, लेकिन और भी अगर कुछ पॉइंट्स है जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो क्लॉज होता है वो जनरली हर बच्चा नहीं कर पाता, बिकॉज हर फर्म के पास वो होता भी नहीं। अगर मैं मिड साइज फर्म की बात करूँ, बिग फोर में तो आप एक पर्टिकुलर रीजन में ही हो, मतलब अगर आप डायरेक्ट टैक्स वाले रीजन में हो तब तो आपने सब कुछ ही कर रखा होगा, बट अगर आप मतलब स्टैट ऑडिट में होते तो बिग फोर्स में काम नहीं आता। स्टैट ऑडिट में अगर आपको गलती से कोई टैक्स ऑडिट का काम आ गया तो आपने देख लिया, अदरवाइज काम नहीं होता। लेकिन अगर मैं मिड साइज फर्म की बात करूँ तो उसमें टैक्स ऑडिट अपन करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपके जो मेजर मेजर क्लॉजेस है वो तो आपने कंप्लीट कर लिए हो, लेकिन जिससे कुछ बहुत ही मेन फोकस वाले पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का बताया, तो वो हो सकता है कि आपने नहीं करे हुए हों, तो उसको एक बार आप पढ़ लो अच्छे से ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। फिर अगर अपना डीआरसी, मिसलेनियस प्रोविजंस, पेनल्टीज। अब देखो पेनल्टीज के लिए मैंने क्या अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई थी मैं वो बता देती हूँ। मैंने इसको फर्स्ट रिवीजन में पढ़ा था, फर्स्ट रिवीजन में पढ़ने का मुझे समझ आ गया, मुझे कुछ याद नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने इसको सेकंड रिवीजन में नहीं पढ़ा, थर्ड रिवीजन में नहीं पढ़ा। मैंने क्या किया, जब मैं अपना एग्जाम देने जा रही थी यानी मेरा 1.5 डे था, उसमें भी मैं अपने घर से 1 बजे निकलती थी, तो 12:30 बजे मैं अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देती थी कि ठीक है मैं आधा घंटा फ्री रहूंगी यानी 1 बजे मैं अपने सेंटर के लिए निकल जाऊंगी। तो मैंने 12:30 बजे तक पढ़ना था। अब मैंने क्या किया, मैंने 11:30 बजे तक तो अपना बाकी का सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज किया, एंड 11:30 से 12:30
1 घंटा मैंने दिया पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन को। उसमें जितनी भी पेनल्टीज थी ना, मैंने उनको एक बार रीबट सारी रीड कर ली, उसकी जो भी लिमिट्स थी, उसके जो भी रेट थे, वो सारे के सारे मैंने रीड कर लिए। उससे क्या हुआ, तो हमारे एग्जाम में 1 या 2 पेनल्टी से क्वेश्चन आ गए थे, तो वो मुझे एकदम फ्रेशली याद थे और मैंने जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आप इस चीज को अपना सकते हो, बिकॉज ये आप ऐसे कह सकते हो स्मार्ट स्ट्रैटेजी, बिकॉज अगर आप इसे हर बार पढ़ोगे तो वो कभी भी याद नहीं होने वाली। क्योंकि मैंने फर्स्ट में ये मतलब आई कैन से कि मुझे फील हो गया था कि मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ है और मुझे कभी लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन भी नहीं होने वाला है, इतने सारे फिगर्स है भाई, कैसे याद हो सकते हैं। तो ऐसा करेंगे, 1 घंटा पहले पढ़ेंगे एंड फिर जाकर के अपने एग्जाम्स को दे लेंगे। तो मैंने यहाँ पे वैसे पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन का नाम लिख दिया है, आपके ऊपर है कि आपको अभी करना है बाद में करना है। मैं होती मैं भी नहीं करती, मैं इसे एकदम लास्ट में करती, ठीक है। तो डीआरसी हो गया, मिसलेनियस प्रोविजन हो गया, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन, एग्जेम्प्ट इनकम, टनेज टैक्सेशन एंड एडवांस रूलिंग बार, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। तो इसके लिए आप टोटल में मिला के दे सकते हो 8 आवर्स का, ठीक है। 8 आवर्स में आराम से हो जाएंगे, ये ज्यादा बड़े टॉपिक्स है नहीं। फिर आ गया अपना ये जो वो इंटरनेशनल टैक्सेशन की जो थ्योरी वाले टॉपिक्स होते हैं, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स ट्रीटीज, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, फॉरेन टैक्स, फॉरेन इनकम एंड टैक्स कन्वर्जन रूल्स, ये सारे मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स है, ज्यादा काम के भी नहीं है। मतलब इनसे कोई क्वेश्चन नंबर 6 बनता है जिसमें वो सारे थ्योरी के टॉपिक्स दे रखे होते हैं, तो अगर कभी प्रैक्टिकल नहीं आता तो थ्योरी पे मूव करना पड़ता है। तो उस बात को सेव करने के लिए आप इनको एक बार पढ़ सकते हो, जो इसके मेजर मेजर आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ लो ताकि आपको दिमाग में रहे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। इवन अगर आप इसके जो आईसीआई के बैक क्वेश्चन दे रखे हैं, या फिर अगर आपके टीचर ने आपको कोई क्वेश्चन बैंक दिया, तो अगर हमने क्वेश्चन बैंक के जो बैक क्वेश्चन है उतना भी कर लिया तो भी आपके लिए सफिशियंट है, बिकॉज आईसीआई से ज्यादा नए क्वेश्चन बनाता नहीं, बिकॉज उसे भी पता है बच्चे ये नहीं करने वाले। तो अगर आपने बैक क्वेश्चन कर लिए तो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। उसके लिए आप टोटल में 5 आवर्स दे सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। फिर आगे अपने केस लॉज, भैया केस लॉज इतने सारे होते हैं, हर केस लॉ किया नहीं जा सकता, तो जनरली टीचर्स क्या करते हैं, अपने केस लॉ के वो निकालते हैं कि अगर आप कोई मेन केस लॉज कर लो। लेकिन वो भी कब होता है, जब आपके एग्जाम में आई थिंक 10 या 20 डेज ही बचे होते हैं, तब जाकर के वो लिस्ट आती है कि आपको ये केस लॉज करने हैं। लेकिन इससे पहले क्या करें, तो इससे पहले आप ये कर सकते हो कि आपके टीचर ने अगर अपनी बुक में ऑलरेडी कुछ मतलब सिलेक्टेड केस लॉज एक साथ बना करके दे रखे हैं, तो उन केस लॉज को पढ़ लो, ताकि आपको मतलब दिमाग में तो रहना कि आप भाई केस लॉ में लिखा हुआ क्या है। तो एक बार आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम देकर के पढ़ सकते हो सारे केस लॉज को। आई नो सारे याद नहीं हो सकते, बट एक बार आपने थोड़े थोड़े पढ़ लिया तो आपको दिमाग में रहेगा कि अच्छा हाँ इसमें ये प्रोविजन यूज हुआ है। तो अगर उससे कुछ मतलब सिमिलर आपका कोई केस बनकर आया तो आपको याद रहेगा कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ तो पढ़ा था और उसमें ये सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो केस लॉज में आप कितने दे सकते हो, 2 आवर्स, दैट इज सफिशिएंट, से ज्यादा नहीं देना, बिकॉज केस लॉ के क्वेश्चन को आप अपने ऑप्शन में भी छोड़ सकते हो। अगर आपको अपनी बाकी की थ्योरी पे भरोसा है तो आप केस लॉ के क्वेश्चन को अपने ऑप्शन में निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने फर्स्ट रिवीजन का। एंड फर्स्ट रिवीजन के बाद सिमिलर बेसिस पे मैंने सेकंड रिवीजन बनाया है 10 डेज के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड रिवीजन बनाया है मेरा 6 डेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 डेज, ठीक है। तो ये तो सब था अपने प्लानर से रिलेटेड। सो अभी तक अपन ने अपने पूरे प्लानर को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने देख लिया कि हमें अपने डीटी की सब्जेक्ट को कैसे 3 बार रिवाइज करना है एंड हर टॉपिक को हमें कितना टाइम देना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें अपना रिवीजन किस तरह करना है एंड कैसे हम ज़्यादा इफेक्टिवली एंड एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना करके अपने डीटी के पूरे रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो हमेशा मेरा एक मोटिव रहता है कि भले हम 10 बार रिवीजन मतलब 10 दिन के लिए रिवीजन कर रहे हैं, 5 दिन के लिए रिवीजन कर रहे हैं, या फिर हम 1.5 डे वाला रिवीजन कर रहे हैं, बट हमारा कोर्स पूरा उस डेजिग्नेटेड टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जब अपन 15 दिन दे रहे हैं फॉर सपोज अगर डीटी में, तो उस वक्त तो हम हर चीज़ को बहुत ही इन डिटेल जाकर के देख रहे हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसको हमने लिख के भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन में समझ में आता है कि आपको कुछ भी नहीं पता, हमने सभी बार क्लास ली तो आपने इतना टाइम लगा करके हर क्वेश्चन को देख। अब आप जब नेक्स्ट रिवीजन पे पढ़ोगे, जिसमें हमने अगर 10 दिन दिए हैं, तब आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप दोबारा से उतना ही टाइम दे करके हर क्वेश्चन को रीड कर सको, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, हर पॉइंट को उतना ही दोबारा ध्यान से पढ़ सको। तो आपको क्या करना चाहिए इन योर फर्स्ट रिवीजन ओनली, कि आप अगर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हो तो वही क्वेश्चन बैंक में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कि आपको अपनी एबीसी कैटेगरी खुद की बनानी है, किसी टीचर पे नहीं जाना, खुद की एबीसी कैटेगरी बनानी है। जो आपको लग रहा है कि आपको दोबारा लिख के सॉल्व क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उनको ए में डालो, जो सिर्फ कैलकुलेटर में सॉल्व करके हो जाएगा उन्हें बी में डालो, एंड जब ऐसा हो चुका है कि हाँ बस एक भी मैंने रीड कर लिया तो भी मेरा काम हो जाएगा, उन्हें आप सी कैटेगरी में डालो। इस तरह से आप करोगे तो आपको पता रहेगा कि ओके दीज आर द क्वेश्चंस जिन पे मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है, एंड ये वाले वो क्वेश्चंस है कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सॉल्व करूंगा, अगर नहीं मिला तो मैं नहीं करने वाला हूँ,
ठीक है। अब आपने इस तरह से पूरा कर लिया। एंड एक चीज आपको और अपने फर्स्ट रिवीजन में करनी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ऐसे जनरली क्वेश्चन पूरा नहीं होता कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे। उसमें हो सकता है कि कोई एक पैराग्राफ, एक कोई एडजस्टमेंट डिफिकल्ट हो, तो आप उसका एक हिंदी वर्जन या फिर आपका जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज आपकी है, उसका आप एक अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में वर्जन लिख लो कि इस पूरे एडजस्टमेंट का ये मतलब है, एंड उसमें हमें प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी आपका एडजस्टमेंट है वहीं पे आप लिख लो, ताकि आप दोबारा जब उस क्वेश्चन को देखो तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप बस उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट का इंग्लिश में जो एक्चुअल में लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको पढ़ोगे, फिर आप अपना हिंदी लैंग्वेज या कंफर्टेबल लैंग्वेज में उसको पढ़ोगे, एंड आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है जो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, तो आप उसको पूरा का पूरा मार्क करके रख लो, एंड पूरा से दोबारा से आप सॉल्व करोगे। हो सकता है कि आपको एलडीआर वैल्यू से दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को आप अलग मार्क करके रख लो। जिनमें से पे के एडजस्टमेंट डिफिकल्ट है उनका एडजस्टमेंट वहीं पे लिख लो। एंड ऐसा होता है ना कि डीटी में ये चीज आपको और उसमें मिल जाएगी, डीटी में, आईडीटी में, कि आपको होता है ना बहुत ही स्लाइड सा कोई एडजस्टमेंट है जो आपको कभी भी याद नहीं हो रहा है कि अच्छा मुझे इस एडजस्टमेंट में हमेशा प्लस करना होता है, इस एडजस्टमेंट में हमेशा माइनस करना होता है, मतलब उसका लॉजिक आपका प्रॉपरली बैठ नहीं रहा है। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी क्वेश्चन बैंक है या फिर आप आईसीआई यूज करो या फिर आप कोई और अलग से 2 पेजेस ले लीजिए, उनमें उन पर्टिकुलर एडजस्टमेंट्स को आप लिख लीजिए कि ये वाला एडजस्टमेंट है एंड इसमें ये प्लस होगा, माइनस होगा। इस तरह से आपके अराउंड 2 या 3 पेजेस में वो पूरा का पूरा समरी आ जाएगा, एंड वो 2 या 3 पेजेस को आप अपने 1.5 डे रिवीजन में, आपके जो 6 डेज का रिवीजन होगा उसमें आप आराम से 1 या 1.5 घंटे के अंदर उस पूरे पेज को पढ़ करके आपके जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स है जो कि बहुत ही छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन जो आपको याद नहीं हो रहे, वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन आप एकदम अपने दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। प्लस आपने जो अपने हिंदी वर्जन लिखे हैं, कंफर्टेबल लैंग्वेज वर्जन लिखे, उनको आप पढ़ लेंगे, एंड देन जो लास्ट में आपके मेजर क्वेश्चन बचे जिन्हें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको आप लिख के सॉल्व कर लेंगे। इससे आपका क्या हुआ, आपने जितनी बार भी रिवाइज किया है, फॉर सपोज अगर आप 3 बार रिवाइज कर रहे हैं एंड फिर आप 1.5 डे रिविजन कर रहे हैं, उसमें भी आपने अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व कर लिया, एंड आपका जो थ्योरी पार्ट है, मतलब आपके जो पूरे नोट्स है उनको भी आपने पूरा का पूरा कर लिया। तो इस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपना करके अपना हर बार हर रिवीजन में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे अब नेक्स्ट रिवीजन में इन टॉपिक्स को छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट रिवीजन में इन टॉपिक्स को छोड़ देता हूँ। नो, पूरा रिवीजन करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, लेकिन स्मार्टली कवर करना है। ठीक है, समझ में आया? तो दिस वाज स्ट्रैटेजी विच आई आल्सो अडॉप्टेड इन माय सीए फाइनल प्रिपरेशन। मतलब मैंने अपने डीटी सब्जेक्ट में 71 मार्क्स स्कोर करे हैं, तो वो 71 ऐसे ही नहीं है, सॉरी 75 मार्क्स ऐसे ही स्कोर नहीं करे। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी जो मैंने अडॉप्ट की थी टू स्कोर गुड मार्क्स इन डीटी सब्जेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। मुझे आपके साथ इस वीडियो में यही शेयर करना था कि आपको प्लानर कैसे बनाना है, मतलब प्लानर कैसे आपका होना चाहिए, आपको कितना टाइम हर टॉपिक को एलोकेट करना चाहिए, प्लस आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। बिकॉज देखो आप सेप्टेम्बर 25 के लिए भी आप लोग बैठे होंगे, या फिर आपकी जल्दी से छुट्टी होने वाली होगी, आपको अपने ऑफिस से लीव मिलने वाली होगी, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि भाई हमें हर सब्जेक्ट में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना करके चलना है, एंड कितना टाइम हमें हर टॉपिक को एलोकेट करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये प्लानर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये प्लानर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी एंड हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। एंड एक लाइक और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि ये प्लानर आपको कैसा लगा, या क्या ये आपको हेल्प कर रहा है। मुझे समझ में आए एंड मैं आपके लिए और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँ। अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। दिस इज गुप्ता साइनिंग ऑफ।